के साथ जम्मू कश्मीर एक खित्ता जहां सिर्फ जोग्राफिया नहीं सियासत भी बदलती है। मौसमों की तरह कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी उम्मीद, कभी अंदेशा। और जब आते हैं इंतखाबात तो सिर्फ मंशूर यानी मैनिफेस्टो ही नहीं, सियासी जमातों की शबीहें भी बड़ी चालाकी से प्रोजेक्ट कर दी जाती है। आइए आज मिसालों के जरिए आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का सियासी दायरा लगातार घटता जा रहा है। असम्बली इंतखाबात में DPAP के हिस्सा न लेने के फैसले के बाद से ही सीनियर लीडरान और कारकुनान की पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद के खासे करीबी माने जाने वाले पार्टी के दो सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर गुलाम मोहम्मद सरूरी और ताज मोहिउद्दीन ने भी आज उम्मीदवार के तौर पर ही असम्बली चुनाव लड़ा था, यानी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने इन्हीं की मदद से अपनी नई पार्टी बनाई थी। इन दोनों ने भी आज बाज़ाब्ता तौर पर DPAP को खैराबाद कहते हुए दोबारा कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर वाक़ कांग्रेस दफ्तर में इन दोनों लीडरान ने अपनी हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया और इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज सैयद नासिर हुसैन, जो कि PCC सदर तारिक हमीद करा और AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। सरूरी ने इसे घर वापसी से ताबिर किया, कहा कि कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो सेकुलर सियासत में यकीन रखती है। बता दें कि CM सरूरी 2002 से लेकर के 2014 तक परिसमन से पहले किश्तवाड़ जिले के इंद्रवाल विधानसभा सीट से लगातार 3 बार कामयाब हुए थे और इस अरसे में वो गुलाम नबी आज़ाद और उमर सरकार में वजीर भी रहे। ताज मोहिउद्दीन भी कांग्रेस की टिकट पर 2002 से 2008 में बारामूला के उड़ी विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले चौधरी गुलजार खटाना और मोहम्मद अमीन भट्ट भी DPAP छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज नासिर हुसैन ने सरूरी और ताज मोहिउद्दीन की कांग्रेस में वापसी का खैर मकदम किया, कहा कि इससे चिनाब और शुमाली कश्मीर की पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं JKPCC सदर ने कहा है कि दीगर पार्टियों के कई और लीडरान भी राब्ते में हैं और जल्द ही वो भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत एक ऐसा मंजरनामा जहां बयानिए, तरजीहात और तासुरात बदलते रहते हैं। इंतखाबात के आसपास जमात की कोशिश होती है कि वो खुद को अवाम की सबसे बड़ी तर्जुमान के तौर पर पेश करे, मगर ये तासुर बनता कैसे है, कौन बनाता है, इसका क्या फ़ायदा है और कितने नुकसानात। असल में अवाम किसको सच मानते हैं? क्या ये प्रोजेक्शंस अवाम के असल मसाइल को छू भी पाती हैं या फिर ये सिर्फ इंतखाबात या फिर इंतखाबी थिएटर की एक स्टेज होती है जहां पे पार्टियां बदलती हैं या पार्टी अपनी रोशनी में खुद को सबसे साफ, शफाफ और सबसे सच्चा दिखाने की कोशिश करती हैं। ख़ासतौर पे सियासत के इस रंग बिरंगे मंजरनामे में सच का पता सिर्फ एक चीज़ देती है, अवाम की आंख, अवाम की आवाज़ और अवाम का वोट। लेकिन उसके बाद का क्या? उसके बाद अवाम के जो मसाइल हैं वो उनकी आंखों में नज़र आते हैं और उनके वोट का कोई पता नहीं होता। क्या अवाम की सही सच्ची नुमाइंदगी हो भी पाती है? नज़र डालेंगे इन सब पर, लेकिन इससे पहले तासुरात। कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। खुशी है कि पुराने लोग वापस आ रहे हैं। इनके साथ में बहुत सारे लोगों के टच में हम लोग हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं आने वाले दिनों में और बहुत सारे लोग ज्वाइन करते रहेंगे और कांग्रेस मजबूत होते रहेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके आने से, बल्कि पूरा यकीन है कि इनके आने से अपने अपने इलाकों में भी और मुल्का इलाकों में भी कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस छोड़ के गए थे या बाकी तंजीमों में हैं तो उन लोगों का हमारे साथ राब्ता है। इवैल्यूएशन में भी कुछ लोग पाइपलाइन में हैं और आइंदा भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे राब्ते में हैं, पार्टी जाएंगे। बात यह है कि हमारा पुराना घर है एक सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ी बात जो है सेकुलर पार्टी है, इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि हम सेकुलर पार्टी के साथ रहेंगे। यहाँ फिरका परस्ती आप रोज देखते हैं। तो एक सवाल जो हमेशा कायम रहेगा वो ये कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी तासुरात हैं, चेहरे के नकाब बदलते हैं या वाकई अवाम का जो हिसाब किताब है वो हो भी पाता है। उन तमाम तर चीज़ों पे सियासी नुमाइंदों, लीडरों से भी जानेंगे। एक्सपर्ट्स भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में ये सियासी उथल पुथल कैसे, उसका अंजाम क्या है और आने वाले दिनों में क्या वो लोग जो वाकई सच्ची सियासत करना भी चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई जगह, कोई सीट खाली रहती है? अगर हाँ तो फिर उनके लिए मसाइल, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि जमहूरी कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तमाम तर चीज़ें होनी ज़रूरी है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत का मुस्तकबिल और उन तमाम तर बारीकियों पे
जिसके बारे में आपको समझाया। जगदीप सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहेल काज़मी साहब हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अहमद अयाज साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और ये दोनों हजरात सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो जाहिर है कि यहाँ की हर एक बारीकी को आपको बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे। जगदीप साहब, आपके पास भी धुलाई मशीन आ गई है और अब लीडरान आने के बाद यहाँ पे भी अपनी तमाम तर शबी को धुल डालेंगे और एक नए हिसाब से आवाम के सामने प्रोजेक्शंस होंगे। आमिर भाई आदाब। पहले तो आपको साधुवाद, क्योंकि आपने आज एक ऐसे विषय को चुना है जो भारतीय लोकतंत्र में हमेशा से हाशिए पर रहा है, लेकिन हकीकत ये अपनी जगह यथावत कायम है कि ये वो ज्वलंत मुद्दा है जिसका सीधा प्रभाव किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, जो आपने वॉशिंग मशीन का हवाला दिया जी, मेरे पास 32 ऐसे लोगों की सूची है पूरे देश के अंदर जिन पर न केवल गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप आए थे, बल्कि कई मामलों में आरोप सिद्ध भी हो चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पर आप सरूरी साहब की बात कर लें या ताज मयूद्दीन साहब की बात कर लें, कहीं पर कोई ऐसा आरोप जो अभी तक चर्चा में आया हो, जिस पर कोई कार्रवाई की बात हो और उसके बावजूद कांग्रेस ने उसे नजरअंदाज करके ऐसे किसी नेता को लिया हो, तो आपका आरोप जो है मैं उसे वाजिब मानूंगा। अब आते हैं जरा मुद्दे पर। देखिए आमिर भाई, हमें समझना होगा एक डेमोक्रेसी के अंदर जो कायदे से देखा जाए तो हम एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 50 से ज्यादा लोग ऐसे हो जो एक धड़े को, एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक नेता को वोट करें, तो वो लोकतंत्र के अंदर विजयी माना जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पर खड़ी है कि जो पहले पोस्ट को क्रॉस करेगा, और यही परिस्थितियां जो है दुनिया के ज्यादातर देशों में है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 31% वोट मिला। 2019 में पहलगाम हमले के बाद ये 37 दशमलव कुछ था, 2024 में ये फिर से 36 दशमलव कुछ था, यानी कि औसत वही 33-34% की रही। ये विडंबना है कि 100 में से 33-34 या 35 लोग एक पार्टी को वोट देते हैं और वो सत्ता में आ जाते हैं। अब इसके पीछे की वजूहात पर जब तक हम नहीं जाएंगे और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि इसके साथ साथ खासतौर से भाजपा ने एक नई तरह की राजनीति शुरू की देश के अंदर, जहां पर उनको लगता था कि उनका जनाधार नहीं है, वहां पर वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को पैदा कर देते थे या पैदा करते चले आ रहे हैं जिनका कहीं कोई वजूद नहीं होता, लेकिन भाजपा के मरकज में बैठे होने की वजह से वो सपोर्ट उनको मिलता रहा। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं है, आप जानते हैं। वो सज्जाद लोन साहब की पीपल कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो बुखारी साहब की, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरफ अलग अलग सियासी तंजीमों को खड़ा करना, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी भी जो है वो विवादों के घेरे में रही, आप जानते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये तमाम जो मैं कहूँगा एक तरह की कवायद मौके की बैठी जो मरकज में सरकार है जब करती है देश के अलग अलग हिस्सों में, तो उससे लोकतंत्र की हानि होती है। डिफेक्शन करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सत्ता आसीन होने की ये जो ललक है, सत्ता का ये जो लोलुप है, ये लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को लगातार चोटिल करता चला आ रहा है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात होनी चाहिए। यहाँ आखिर में एक और बात मैं जोड़ दूं आमिर भाई, उदाहरण के तौर पे हम अमेरिका को देख लेते हैं। अमेरिका में भी यही सिस्टम है, लेकिन वहां मसला क्या है कि केवल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दो ही पार्टीज की नुमाइंदगी होती है। अब वैसी स्थिति में जो परसेंटेज है जीत का वो बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो परिस्थितियां डिफरेंट है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल 2020 में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो श्रीनगर और शोपियां का चुनाव जीत जाती है, बावजूद इसके कि केवल 3 ही सीटें उनको श्रीनगर में मिलती हैं, क्योंकि बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट जो है उनको सपोर्ट करते हैं। वैसे ही 2014 के असेंबली इलेक्शन में सज्जाद लोन को बीजेपी का सपोर्ट रहता है। और अभी तो आपने देखा इस मर्तबा तो तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा ने खुलकर बोला
कि जम्मू में आप कमल को वोट दीजिए और कश्मीर में आप बल्ले को वोट दीजिए। तो ये बताता है कि सत्ता की ये जो अंधी धधक है, ये हमारी सियासी तंजीमों को, खास तौर से भाजपा को, आज पतन के उस मुहाने पर ला खड़ा कर चुकी है, जहां उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कैसे, किससे, किस तरीके से जीत अर्जित करनी है। मतलब जीत से है। और ताजा उदाहरण अंत में आपको बता दूं, अभी एक नई अपॉइंटमेंट चुनाव आयुक्त की हरियाणा में भाजपा ने की है, जो वहां के मौजूदा स्पीकर का सगा भाई है और आईएएस ऑफिसर भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद उसको तमाम नियमों का फालूदा बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा बना दिया गया। तो ये बताता है कहीं पर ईवीएम के सवाल, कहीं पर वोटर लिस्टों में धांधली, कहीं पर लगातार वोटों का, वोटिंग के आखिरी आवर्स में लाखों की तादाद में बढ़ जाना, ये तमाम चीजें। चलिए ये इन चीजों पे भी हम नजर डालेंगे, लेकिन इल्जामात तो ये भी लग रहे हैं कि अभी चूंकि स्टेटहुड के बदले मुमकिन है कि 164 या 168 रूल के तहत इलेक्शंस हो सकते हैं, और इलेक्शंस अगर हुए तो यकीनन फिर से ये असेंबली डिसॉल्व होगी और दोबारा इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां तैयारी में। खैर, इसका जवाब मैं आपको बाद में लूंगा, लेकिन अहमद यार साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। एक सवाल जो बहुत मेरे ख्याल से बड़ा भी है और इस पे रोशनी आप हजरात को डालनी भी चाहिए, क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए प्रोजेक्शन होती है, सच्चाई भी है, या फिर ये इल्जामात के थ्रू ABCDEFG बना दी जाती है? ये आमिर साहब भाई, जो आज का जो मुद्दा आपने ले लिया है डिस्कशन के लिए, मुझे लग रहा है काफी अहम है किसी रियासत खित्ते के लिए या वहाँ के लोगों के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसके बावजूद कि किसी भी रियासत में, यूटी में, मुल्क में अगर अपने सिस्टम्स भी बने हुए हों कि किस चीज को कैसे टैकल करना है, किस चीज को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके बावजूद भी सियासी पार्टियों का, चाहे वो हुकूमत में हो, बरसरी इक़्तिदार हो या हुकूमत से बाहर हो, उनका काफी रोल रहता है। और ये जो सिस्टम है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बदकिस्मती से ये सारा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और अब हमारा सियासी सिस्टम भी ऐसा है कि हम बेशक ये लेकर जाते हैं कि भाई हम वोट देते हैं, इलेक्शन करते हैं, ये देखकर कि मुल्क की भलाई हो, लोगों की भलाई हो, लोगों की बेबूदी हो, लेकिन उस पर कोई सियासी पार्टी आज तक मुकम्मल तौर उतरते नहीं दिखती नजर आ रही है। खास तौर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत वक्त तक किसी खित्ते में रूल करती रही हूँ, और इतना भी कह सकते हैं कि बजाय कि वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिसमें हम रह रहे हैं कि हर एक को मौका दें और इनकरेज करें कि लोग सामने आ जाए और मुख्तलिफ लोगों में कंपटीशन हो और जो सही हो वही सामने आ जाए और लोगों की और मुल्क की, अपनी रियासत की, यूटी की, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें उसकी खदमत की जाए। तो लेकिन ऐसा दिखने में नहीं रहा। यहाँ जो ही सियासत में आता है और वही सियासत में पकड़ के रहना चाहता है, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो रहती है, जो हमने आज तक देखा, अगर जम्मू कश्मीर का मामला हम ले लेंगे तो हमने यही देखा कि जो भी सियासी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है और वो यही लेकर आते हैं कि हमको हुकूमत चलाना है, और हुकूमत चलाने का सिर्फ मकसद ये होना चाहिए था कि हमने अपनी रियासत की, अपने खिते की और अपने लोगों की बेहबूदी और भलाई के लिए काम करना है। लेकिन ऐसा दिखने में नहीं रहता है, ऐसे दिखने में नहीं लगता है। और खासतौर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत सारे वक्त से हों, तो उन्होंने ऐसा एक इजारादारी सिस्टम कायम किया हुआ होता है, ऐसा एक निज़ाम बनाया हुआ होता है कि उन्होंने एक्सटेंड किए होते हैं ऐसे कुछ मुफादात, जरूरी तो है ही लेकिन गैर जरूरी मुफादात भी सिलेक्टिवली एक्सटेंड किए होते हैं अपने काडर में, अपने वर्कर्स में, और वो उनकी वजह से उनका काडर बना रहता है और उससे बाहर वो कोशिश करते हैं कि उनकी सियासत ना जाए
और वही हुकूमत में रहे और वही होता भी रहता है। और उसी को चलते आपने अभी जिक्र किए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, इसी के चलते अगर कोई अपनी लेबर भी चाहता हो कि मैं सियासत में आऊं, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सही काम करने का, लोगों की भलाई करने का, क्योंकि एक यूं ही हर एक में नहीं होता है ये मादा जज्बे खिदमत खलक जिसको बोलते हैं, ये कुदरती इंस्टिंक्ट होती है, एक जिबलत होती है कि किसी में कि मैं ऐसा कुछ करूं। और ऐसा अगर कोई शख्स इंडिविजुअली या कोई 2-4 आदमी जमा होकर भी सामने आने की कोशिश करेंगे तो उनको हर मुमकिन कोशिश की जाती है उनको रोका जाए इन्हीं इजारादारा पार्टियों से जो भी सियासत में रह रहे हैं। मान लीजिए कि अभी आपने कुछ पार्टीज का जिक्र किया, हाँ ये भी हो सकता है कुछ पार्टीज स्पॉन्सर्ड भी होती हैं नेशनल लेवल पर या किसी और सूरत में, और जिनकी छवि उस एरिया में सही नहीं रहती है तो नेचुरली वो उभर नहीं पाएंगे। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जिनका काडर मजबूत होता है, सिर्फ काडर उन्होंने क्या हुआ होता है मजबूत, और हर एक उस चैलेंज को वो काडर उनका कमबैक करता है, जो भी इलेक्शंस में जो भी सियासी माहौल में आते हैं वो काडर उनको डिफेंड करता है। और वही काडर जो उन्होंने गलत फायदे देकर अपना काडर बनाया हुआ होता है, तो वही काडर इस्तेमाल करके अगर कोई अच्छा भी आने की कोशिश करेगा, अच्छा इसमें आदमी आने का भी कोशिश करेगा, उसको भी कहीं ना कहीं टैग लगा के, उसको भी कहीं ना कहीं लेबल लगा के उसको बदजन करते हैं लोगों में। और लोगों में चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का काडर मजबूत होता है उसकी बात मानी जाती है, और लोग भी अपने तौर इतने सक्षम नहीं होते हैं, उतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो बड़े पार्टीज का मुकाबला करें, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ऐसा माहौल तैयार किया हुआ होता है, रिसोर्सेज बनाए हुए होते हैं, काडर बनाया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बाकी जो मामले पर छाया रहता है। बहुत ही खूबसूरत बात कही सर आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कही, और मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरू करूं जनाब काज़मी साहब आपकी तरफ, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ठीक है हर एक पार्टी के अपने अपने सियासी मंशूर हो सकते हैं, मैनिफेस्टो हो सकता है, आइडियोलॉजी हो सकती है, एक रास्ता हो सकता है, समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके से प्रोजेक्शन सच्ची वाली और झूठी वाली, क्या उससे आने वाले जो सियासत है या फिर नौजवान है जो सियासी तौर पे सच्चाई के साथ कदम रखना चाहते हैं, या सियासी पार्टियां जो वजूद में आना चाहती हैं जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए, उनके लिए तो एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और ओवरऑल जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप की बात हुई, प्रोजेक्शंस की बात हुई, इन तमाम चीज़ों पे आपके ख्याल? टिकलिश सा टॉपिक है पॉलिटिक्स जो है, ये जब हम डिस्कस करते हैं तो अमूमन जब भी 2 इंटेलेक्चुअल 3 इंटेलेक्चुअल्स, तो बहस पे वो चेंज हो जाती है या लड़ाई पे बदल जाती है, क्योंकि सियासत नाम ही इसी का है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहता है, हर एक के अपने अपने थॉट्स रहते हैं, और पॉलिटिक्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार जिसको ये टेस्ट पड़ जाए और जिस भी पार्टी में वो चला जाता है और जीत जाता है 1 बार या 2 बार या 3 बार, तो फिर वो सियासत के अलावा कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके जो नतायज हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं सियासी लोगों के, वो बहुत ज्यादा हैं। और वो टेस्ट जो है एक बार डेवलप हो जाए, बहुत कम लोग हैं जो एमएलएशिप छोड़ते हैं या हार जाते हैं तो अपना ऑफिशियल रेजिडेंस छोड़ देते हैं, ऑफिशियल गाड़ी छोड़ देते हैं, बहुत कम 1-2% होंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किलों से उनकी कोठी को विड्रॉ करना पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है सियासत जिसको लग जाए तो वो छोड़ नहीं पाता है। अभी ये जो 2 हमारे कांग्रेस में आज ताज मोहिद्दीन साहब और जीएम सरूरी साहब चले गए। अब ताज मोहिद्दीन साहब देखिए, पिछले दोनों ये जो हैं ये आजाद लॉयलिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों मेरे साथ बात करते रहते हैं। अब आजाद साहब की जब पार्टी ने परवान नहीं चढ़ा या उनके कैंडिडेट्स या उनका जो यहाँ जो एक लवाजमात थे सियासी पार्टी के जो होने चाहिए, उन पे वो खरे नहीं उतरे, तो ये तकरीबन 1.5 साल से लगे हुए थे। और भी लोग हैं जो कांग्रेस में वापसी चाहते थे, मुझसे भी बातें करते रहते ताज साहब, लेकिन मैं इनको मना करता था कि नाउ यू आर 80 ईयर ओल्ड। और दूसरा ये है कि हर प्रोफेशन की एक अपनी ग्लोरी होती है और एज भी एक फैक्टर होता है, लेकिन वो मैंने पहले आपसे कहा कि सियासत चीज ही ऐसी है कि आपके पास लोग आते रहे, आप मिलते रहे, और फिर आपको पीएसओ मिले, आपका जो रख रखाव है वो चलता रहे, कहीं ना कहीं बयान दे दे, तो उम्र को वो रेलिवेंट नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कोई नहीं, लेकिन मैं कांग्रेस वापसी चाहता हूँ, और फाइनली वो आज कांग्रेस में चले गए। अब ये जो नेशनल पार्टीज हैं,
खासकर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा एक रोल रहा है भारत में और भारत के निर्माण में, और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सियासी सफर तय किया है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब 1982 में इसका वजूद बना और उसके बाद आज सरकार में है, नंबर 2 पे वो आती है। उसके बाद जो रीजनल पार्टीज इमर्ज होती हैं जम्मू कश्मीर में खासकर अगर आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो पार्टी एक बड़ा परिवार होता है। और जो भी इंसान ये सोचता है कि मैं 2 बार मिनिस्टर बना हूं तो अब मेरा अपना एक वजूद बड़ा मजबूत बन चुका है, अब मैं कोई भी पार्टी लॉन्च कर सकता हूं, तो ऐसा होता नहीं है। अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता है। अगर मुफ्ती साहब ने भी पीडीपी को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, और आपने देखा होगा कि पीडीपी में किस तरह की मेहनत महबूबा जी ने भी और मुफ्ती साहब ने भी, क्योंकि बड़े ग्राउंडेड पॉलिटिकल वर्कर थे और सब चाहते थे एक सेकंड अल्टरनेटिव रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर में इमर्ज हो। एक अल्टरनेटिव के तौर पे मरकज भी चाहती थी और जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते थे और सब चाहते थे, और वो इमर्ज हुई और बड़ी मेहनत के बाद वो उन्होंने इलेक्शन जीती, सत्ता में भी आए और आज भी पीडीपी के 4 एमएलए आपके सामने हैं। तो लोग अल्टरनेटिव चाहते हैं, लेकिन ये जो सीनियर लोग हैं, बहुत सीनियर जो हो जाते हैं या इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो नहीं चाहते, मैक्सिमम लोग नहीं चाहते कि कोई यूथ जो है उसको मौका दिया जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, या मैं पावर कॉरिडोर से बाहर निकलूं, ये जो चमक धमक से बाहर निकलूं और नए लोगों को पार्टी में इंट्रोड्यूस करूं, ताकि पार्टी की जो पॉलिसीज रही है 77 ईयर्स से, या जो अच्छे काम रहे हैं या जो अच्छी प्रोजेक्शन रही है, उनको किसी तरह आगे लेके चले। तो मैं समझता हूं कि बड़े कम लोग होते हैं सियासत में जो सेकंड लाइन ऑफ एक्शन जो है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है, उसको बनाने में बड़े मजबूती से काम करते हैं, और जो करते हैं उनकी पार्टीज का वजूद भी बहुत मजबूत होता है। और दूसरा, पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको लोगों में ले जाने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि यूथ होता है, यंग जो लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह प्रोपोगेट करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम्स को या बाकी चीजों को। लेकिन उम्मीद है जम्मू कश्मीर एक, आप समझते हैं, एक नया एक सेंसिटिव स्टेट होने के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की स्टेट भी है, तो यहाँ कुछ ना कुछ जंपिंग होती रहती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अभी आप देखिए पूरे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से आए हुए हैं। कांग्रेस उनकी जो लेगेसी रही है पीछे से, वो कांग्रेस में रही है, लेकिन जिस वक्त सत्ता बदलती है, सत्ता के कॉरिडोर्स बदलते हैं, तो कुछ लोग यहाँ से वहां जंप करते हैं, वहां से वहां जंप करते हैं। आप अठावले साहब को सुनते रहते हैं पार्लियामेंट में, वो कहते मैं वहां था, अब जो मुझे पता चला कि हवा इधर है तो मैं इधर आ गया। तो ये जो रेबेलियन सिस्टम होता है विद इन पार्टीज, ये चलता रहता है ताकि सत्ता जो है उनके आगे पीछे घूमती रहे। एक बड़ी चीज है सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप जरूर दें। लगातार हमने देखा, ठीक है, वादी के अंदर जो जितने भी ज़िले हैं, 10 ज़िले के आसपास कहीं, वहाँ पे भी बीजेपी को कभी जगह नहीं मिली। जम्मू में अब जाकर के उन्होंने इतनी ज़्यादा सीटें जीती है, इससे पहले भी ऐसा नहीं रहा कि उनका दबदबा हो। कांग्रेस, शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से कांग्रेस से ज़्यादा उन्होंने क़ुर्बत हासिल की, करीब रहे, कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी से करीब तर मानते थे। जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और कांग्रेस को ही उन्होंने हाथ मिलाया। मैं आपसे ओवरऑल समझने की कोशिश करूँगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब आपकी पार्टी में थे, वो दगा दे जाते हैं या फिर जो भी आप अपने लफ्ज़ों से ताबीर करें, कोई भी सियासी, ख़ासतौर पे कांग्रेस के अंदर जो है, कोई भी लीडर ऐसा उभर करके नहीं आता है जो जम्मू कश्मीर की आवाम, अपनी सरजमीन, अपने लोगों के लिए पार्टी से भी लड़े, मुल्क के उन तमाम तर चीज़ों से भी लड़े जिसमें जम्मू कश्मीर का फ़ायदा हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ायदा हो। इवन अगर हम अभी का जो बायोडाटा निकालते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक कांग्रेस के अंदर भी अंदरूनी तौर पे बहुत सारे अख्तलाफात हैं। इतनी बड़ी पार्टी, मेन स्ट्रीम की पार्टी, एक भी कोई ऐसा लीडर नहीं नज़र आया जो ये कहे कि ये बहुत ही वफादार निकला और इसने न सिर्फ पार्टी के साथ वफादारी की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, इवन जम्मू कश्मीर अपनी रियासत के साथ वफादारी की। और क्या वजूहात रही कि कांग्रेस अब तक फेल्योर रही? मैं इसे नाकामी से ताबिर नहीं करूंगा, ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन फिर भी आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा। देखिए आमिर भाई, 2-3 बातें यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं। तो ये गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू खित्ते से संबंधित थे और एक जो प्रेजुडाइज बन चुका था कि हमेशा से कश्मीर का मुख्यमंत्री होता है, तो उनके आने के बाद वो भ्रम टूटा। फिर उनकी गुड गवर्नेंस की बात हो, वर्क कल्चर की बात हो, वजीर कमीशन की सिफारिशों को लागू करके 8 जिले बनाने की बात हो, तो उनका टेन्योर जो है वो मैं मानता हूँ सफलतम एक सत्ता काल देखने को मिलता है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, हमेशा से पार्टी
बड़ी होती है। और हमने देखा G20 के ऐसे बहुत सारे हमने मुकाम देखे, जब G20 बोल दिया मैंने, वो G3 या किस तरीके से नाम दिया जाता था उसको, कि इस तरीके से मतलब उस वक्त लोगों को जो है वो मतलब पार्टीज जो है वो इस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस के कई आला नेता जो है उस वक्त उन्होंने पार्टी को दरकिनार किया, तो उसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी थे। लेकिन कहने का कुल तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनका टेन्योर एक सफलतम टेन्योर रहा। पहली तो ये बात। दूसरी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ आज की चर्चा का विषय ये है कि क्यों आखिर ऐसा होता है कि जनता के सामने जो है वो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल गेन के लिए स्थापित पार्टीज जो है वो परोसती है। और उदाहरण के तौर पे जैसे विषय यही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं असल में ये पॉइंट इस वजह से जोड़ना चाह रहा था सिंह साहब, क्योंकि देखिए बड़ी पार्टी होने के नाते और शुरू से तारीखी पार्टी होने के नाते क्या पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर लद्दाख को सिरे से नजरअंदाज किया गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से चाहे वो आज प्रोजेक्शन हो पा रही है, स्पॉन्सरशिप चल रही है, या फिर अंदरूनी तौर पे दूसरी जो वहां की इलाकाई पार्टियां हैं वो दूसरों को इंटर नहीं होने देना चाहती हैं? क्या वजूहात रही कि कांग्रेस, जिसको लोग मानते भी थे, कभी कोई रुकावट नहीं रही आपके लिए, और किसी भी तरह की इख्तलाफात आपके नजरिए से लोगों के जहन में या फिर लोगों की बातों में या उनके वोट में झलका नहीं? क्या वजूहात रही जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे रही इन तमाम तर चीजों में? वही मैं आमिर भाई आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। माननीय राहुल गांधी जी के उस बयान को जरा याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के घोड़ों का संज्ञा देते हुए बताया कि बारात के घोड़े अलग होते हैं, दौड़ने वाले घोड़े अलग होते हैं। उसके बाद आप देखिए कांग्रेस पे संगठनात्मक ढंग से जिस तरीके से एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है, वो गुजरात हो, वो बिहार हो, और जम्मू कश्मीर में जैसे हमारे नए प्रभारी की नियुक्ति हुई, उसके बाद दरादन लोगों का आना जारी है। तो ये बताता है कि परिस्थितियां पहले क्या थी उनको हम जरा एक तरफ रख देते हैं, लेकिन आज जो मैं समझ पा रहा हूँ ये कहना बेमानी होगा कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता, या पुराने लोग जो है वो बने हुए हैं, या कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस हमेशा से एक सेकुलर विजन को लेकर चलती रही है, और यही वो कारण रहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जब जब भी सत्ता में आई एक घटक दल के रूप में रही। ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो आज के विषय पर हम बार बार बात कर रहे हैं, जैसे जिसमें मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हवाला आपको दिया, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हवाला दिया, और अभी हाल जीत कर आए इंजीनियर रशीद साहब को आप उसमें गिन सकते हैं। तो केवल अगर जम्मू कश्मीर की भी हम बात करें तो हम देखते हैं कि कैसे एन केन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी ने, मैं घूमकर उसी बात पर क्यों आ रहा हूं, आरोप कांग्रेस पर भी लगते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपने एक बड़ा बेहद कॉमन जुमला सुना होगा जी, कांग्रेस के जमाने में आर्टिकल 356 का जो इस्तेमाल है वो 90 दफा हुआ, जैसे खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन जब आप उस पर गौर से देखेंगे तो केवल 36 टाइम्स ऐसा होता है, और उसमें भी बहुत मर्तबा उस वक्त की परिस्थितियां मैटर करती हैं। तो कहने का मेरा कुल मतलब यहाँ पर आपसे ये था कि एक नैरेटिव सेट करना अलग बात है, लेकिन आज की जो मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए सिंह साहब। मैं सीधे सीधे लफ्जों में आ जाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने मैच्योर हैं कि इस चीज को बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, आर्टिकल 370 आपने दिया बहुत ही अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के आवाम की भलाई के लिए, भले ही उसका सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आज जिन चीज़ों को लेकर के बीजेपी अपना पीठ थपथपाती है, कहती है कि टेम्पोरेरी था, क्या ये आवाम की तरफ से था, जम्मू कश्मीर की तरफ से? नहीं। वहाँ के लीडरान की तरफ से था? नहीं। जाहिर है कि उस टाइम पे सारी चीज़ें आपके हाथ में थी। तो क्या ये जानबूझ करके शुरू से ही कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर पे भरोसा नहीं किया, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसके बदले कांग्रेस पे कभी एतमाद नहीं जताया? आमिर भाई, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। 350 देखिए, मैं फिर से बता दूं, ये एक बहुत घिनौना हथकंडा है जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना रही है। आपको उस वक्त की परिस्थितियों को देखना होगा। जिस वक्त 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद होता है, तो उस वक्त 3 देश बने थे, भारत, पाकिस्तान और जम्मू व कश्मीर। अब गिलगिट बाल्टिस्तान तो मेजर जनरल ब्राउन ने आजादी से ठीक पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, बाद में उनको सितारा पाकिस्तान मिला।
बाकी के हिस्से में कैसी परिस्थितियां थी कि 1.5 बरस तक हमने वो लड़ाई लड़ी। फिर कहा जाता है कि पटेल साहब को जनाब नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करने दिया, यद्यपि ऐसे खत हैं उनके लिखे हुए उस वक्त गोपाल स्वामी अयंगर को, जिसमें वो साफ साफ बताते हैं कि हमारा रीइंफोर्समेंट खत्म है। तो एक तरफ आजादी के तुरंत बाद लड़ी गई वो करीब करीब 1.5 साल की लड़ाई, और दूसरी तरफ हमें ये देखना होगा कि जब हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो एक मुस्लिम बहुल प्रदेश जो भारत के साथ आया उस वक्त शेख अब्दुल्ला के इंटरवेंशन के बाद, वहां बनी हुई पीपल मलेशिया के बाद, तो वैसे समय में आर्टिकल 370 वक्त की जरूरत था। दूसरी बात मैं पूछना ये चाहता हूं, जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो क्या उस पर कोई राजनीति होनी चाहिए थी? तीसरी बात, वो आज भी संविधान में बरकरार है, आपने केवल उसे संशोधित किया, वो भी 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 35A के तहत आपने केवल एक प्रावधान जो है उसको कम किया कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर जमीन खरीद सकते हैं, और उसके बाद की परिस्थितियां क्या बनी वो भी यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं। तो लब्बो लबाब कुल मैं ये कहकर बात को पूरा करूंगा कि आर्टिकल 370 की टूटन के बाद जो दावे भाजपा ने किए, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में वो चीजें नहीं हुई, नए तरह की बयार आएगी, लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो रोजगार उत्पन्न होगा, तो ये तमाम चीजें आप देखते हैं आज कहाँ है धरातल पे। ठीक है, मैं काज़मी साहब और अहमद यार साहब दोनों हजरात से माफी चाहूंगा कि मैं काफी लेट से आप तक पहुंच रहा हूं। दरअसल मुझे ये जानना जरूरी इस वजह से था क्योंकि हर दौर में जो मेरी एक नज़र है उस हिसाब से हर दौर में सियासत का नकाब बदलता रहा है, और ये जानना भी ज़रूरी था कि आखिर क्या वजूहात रही जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ कभी भी भला नहीं हुआ। साहब कोई भी कह दे, मैं इस बात को कभी मान नहीं सकता कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ भला हुआ, किसी भी पार्टी ने नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने सिर्फ हिसाब दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, और सिर्फ अपने ऊपर लगे तोहमतों का हिसाब दिया है। कभी भी उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी, उनके अंदर जो मोहब्बत और चाशनी है, वो उस चीज़ को किसी ने चखा नहीं। भले ही अब धीरे धीरे चीज़ें बदल दी है, लेकिन फिर भी क्या ये जो सियासी नकाब है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आने वाले दिनों में भी रहेगा, अहमद यार साहब, और क्या इसका हिसाब अभी भी देना बाकी है? आमिर साहब, जम्मू कश्मीर की सियासत, अगर आप ये पूछेंगे कि क्या ये सियासत ये जम्मू कश्मीर की किसी भी सूरत में बाकी रियासतों से या मुल्क से डिफरेंट है, जवाब में मैं यही कहूँगा कि डिफरेंट तो नहीं है। वही मामला गवर्नमेंट गवर्नेंस के, पब्लिक वेलफेयर के, डिलीवरी के, गुड गवर्नेंस, यही मामला ओवरऑल में जम्मू कश्मीर के भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ एडिड इश्यूज है जिसको लेकर सियासी पार्टीज जो है उन्होंने भी वक्तन फवक्तन एक्सप्लॉइट किया, और कुछ हालात की वजह से यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी कम रही, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और सियासी तौर भी। और सियासी तौर शायद इसलिए यहाँ की अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं रही कि यहाँ का सियासी निज़ाम जो है वो डिफरेंट रहा है बाकी मुल्क के रियासतों से, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट रियासत रही है, कंट्री रही है बहुत पहले, तो वो दौर भी चला आया। फिर कभी यहाँ की सियासत में ये ऐड हो गया कि यहाँ की प्लेबिसाइट का लेकर कोई जज्बाती मामलात आए, उसके बाद फिर बहुत सारे इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता चलते आए, जैसे इसके बाद फिर गवर्नेंस में अकॉर्ड किए गए गवर्नेंस के लिए, और फिर ऑटोनॉमी के इश्यूज आ गए। आई मीन ये जो इश्यूज है, या अभी भी अगर आज की बात करें तो रेस्टोरेशन ऑफ 370 की बात की जा रहे हैं, ये जान के भी ये दिक्कतें क्या है क्या नहीं है। अगर हम पीछे दौड़ेंगे प्लेबिसाइट क्यों नहीं हुई, और फिर जो अकॉर्ड के बाद फिर हमने जो ऑटोनॉमी की बात करी वो क्यों नहीं हुआ। अब जब 370 को एब्रोगेट करने के बाद और हम कह रहे हैं कि इसको रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो आई मीन ये सारे जो मामलात हैं गवर्नेंस को एक तरफ छोड़ के, गुड गवर्नेंस के बजाय
पब्लिक डिलीवरी के बजाय ये जो जज्बात के साथ लोगों के जो जज्बात हैं इन चीजों को लेकर, इनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया गया। इन्हीं जज्बात को लेकर लोगों से वोट हासिल किए जा रहे हैं और फिर डिलीवरी में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो वही एक मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये सारी चीजें जो चल रही है आप अवाम को कहते कुछ हैं, क्योंकि अभी ताहाल हम जो देख पा रहे हैं अवाम से कहा जा, इवन सियासी पार्टियां भी कश्मकश का शिकार नजर आती हैं। वो कहती कुछ हैं, फिर उसके बाद में पलट जाती हैं, फिर कहती हैं हाँ साहब हम तो यही है, हमारा मुद्दा यही है। और अभी वहीं पे एडिशन में करूं आज भी आमिर साहब मैं एडिशन थोड़ी करूं जी, प्लीज प्लीज। देखिए जो मैंने जो कहा इसके आगे चलते हुए, जम्मू कश्मीर का जो खिता है ये जरखेज है कुदरती वसाइल से, बहुत जरखेज है। यहाँ का आब हवा और यहाँ के जो बिजली पैदावार करने के रिसोर्सेज या पीने के पानी के लिए मैनेज मामलात करना आई मीन ये सारा होने के बावजूद भी क्या वजह है कि आम आदमी की ये जरूरियात जो है इतने वक्त में, अभी अगर हम आज़ादी के बाद भी ले लेंगे 70 से अब साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पास वो बिजली मैसर नहीं है जो आप दिल्ली में देखोगे, जबकि दिल्ली में इतने वसाइल नहीं है, पानी के वसाइल नहीं है, पानी जो बुनियादी जरूरत है बिजली के लिए शायद आप अगर मजबूरी है तो अल्टरनेटली कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पीने के पानी के लिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए कोई अल्टरनेट ही नहीं है। उसके लिए भी लोग तरसते हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जहां पानी के वसाइल है, पानी के जखीरे हैं, नहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसमें कि ये अकाउंटेबिलिटी सियासी तौर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं रही और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मुलाजिम जो भी काम करने वाले हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी ऐसे नहीं रही। वो भी ये सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो गवर्नेंस करते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे, वो क्या कहेंगे, वो क्या करते रहेंगे, अपने तौर वो इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या कोई प्रोजेक्ट बनाए अपने लिहाज से अपने हिसाब से। वो दिक्कतें हैं क्योंकि यहाँ सारा निजाम जो है सियासत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अभी अगर हम आज की सिचुएशन में देख लेंगे, अभी हुकूमत है बरसद इक़्तिदार, वो इस चीज से नालान है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सिस्टम बना हुआ है, मान लीजिए मेरा एक मसला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नेंस के लिए बनती है और लोगों की भलाई के लिए बनती है, उनके मफादात के लिए बनती है, उनके मसाइल के लिए बनती है। छोड़िए आप मेजर इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है आपको दिक्कत है, आपको सेंटर नहीं मानता, कोई और नहीं मानता, कोई और दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत है, लेकिन जो आम मसाइल जो लोगों के हैं, जब एक आम आदमी भी किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर को पानी की शिकायत करेगा, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, लाजमन उसको पानी की तलाश कर रहा है, उसके लिए जरूरी बनता है, वो इसीलिए अपॉइंटेड है। उसके अलावा अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसने आपको वोट दिया, अपना तर्जमान बनाया, रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अपना हुकूमत बनाया, क्या अगर ये आम इंसान ये बोल सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होकर, एमएलए होकर, मिनिस्टर होकर, चीफ मिनिस्टर होकर आप वही फैसिलिटी उसी ऑफिसर को बता के नहीं करवा सकते हो? वहां भी लोग कतरा रहे हैं, वहां भी मुश्किलात है। इसीलिए मेरा मानना है वो कंसेप्चुअल जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है कि पॉलिटिकली कंसेप्ट ये होना चाहिए था कि हमने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, दैट इज मेनली मिसिंग इन जम्मू कश्मीर मोर देन एनी अदर स्टेट। दैट इज द डिफरेंस। सियासत में जम्मू कश्मीर और बाकी रियासतों में वो मुझे डिफरेंस नजर आ रही है। ये चीजें मैं काज़मी साहब आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर जन्नत में पानी की, बिजली की बेसिक ज़रूरियात के लिए भीख मांगना पड़े तो मेरे ख्याल से तुफ है ऐसी सियासत पे कि उस चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्टो में शामिल करना पड़ रहा है, तो जाहिर है कि ये बहुत ही ख़राब और घटिया बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, ठीक है सारी रियासतों का अगर हम मुआवजा करते हैं तो जम्मू कश्मीर उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, उसकी कई सारी वजूहात है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ब्यूरोक्रेसी हो हालात वही होते हैं, हुकूमत हो हालात वही होते हैं। क्या काज़मी साहब जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर कोई ऐसी बुनियादी कमजोरी है जिसकी वजह से वो सेंटर के साथ तालमेल खा करके बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर को ऊपर लेकर के नहीं जा पाते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की भलाई नहीं कर पाते, और इवन सारी पार्टियों को अपनी मैनिफेस्टो में जो बेसिक जरूरियात होती हैं वो शामिल करनी पड़ती है?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अहमद अयाज साहब बहुत सीनियर हैं और इनका बहुत अपना एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत बातें बोली हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर सिर्फ नाम से स्पेशल स्टेटस था, नाम से आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 था, अंदर ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, जो अहमद अयाज साहब ने कहा कि हमें कुदरत ने नवाजा हुआ है, अल्लाह की के फजल से, ये पहाड़, ये झरने, ये दरिया, ये डल, ये पहलगाम, ये यूसमर्ग, ये अल्लाह की देन है। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने नवाजा हुआ है जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को, इसलिए पूरी दुनिया जो है, देखिए जम्मू में मुझे याद है 83 में हमें बागे बहू बनाना था, तो ग्रेनेड लगा लगा के हमने उस पहाड़ी को एक स्लोप में तब्दील किया और फिर PHE के टैंकर्स के साथ उस बाग को बनाने में 2 साल लग गए और उस वक्त की जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने डेडिकेट किया जम्मू में, और आज भी उस पार्क को मेंटेन करने के लिए हजारों गाड़ियां पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है वहां जाती हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, और पानी देके वो फूल उगते हैं। और श्रीनगर कश्मीर में तो आप सड़कों पे चलिए तो आपको सेब के पेड़ दिखेंगे और सेब लटके हुए दिखेंगे, ये कुदरत की देन है। और उसके साथ साथ जहाँ कोई बैरन लैंड्स हैं वहां चरस और अफीम भी खुद ही उगती है, ये कुदरत की देन है, किसी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब इतने वसाइल होने के बावजूद, इतना खूबसूरती होने के बावजूद, इतना रिच हेरिटेज और कल्चर होने के बावजूद प्रॉब्लम रही गवर्नेंस की। आप देखिए यहाँ गवर्नेंस का जो लेवल था, जो भी सरकारें यहाँ आई उन्होंने कभी भी अच्छे ढंग से गवर्न नहीं किया, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं दी। हाँ, ये आपको 2-3 लफ्ज मिलेंगे यहाँ पे जब भी आएंगे, ये शेख फैमिली से जुड़ा हुआ है, ये सलाम फैमिली से जुड़ा हुआ है, और या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वो रहा है, तो वो चलते चलते ऑर्डर्स हो जाते थे। यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन को बने हुए बहुत साल हो गए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को बने हुए, जो बच्चे पढ़ते थे, जो बच्चे डिजर्विंग थे, जो सड़कें हर गांव में जानी चाहिए थी वो वहां जाती थी। जिसकी सरकार है, इसका ब्लॉक प्रेसिडेंट है, इसकी सड़क बनेगी, उसके 200 मीटर आगे अगर दूसरी पार्टी का वहां कोई रहता है या वो गांव उनको वोट नहीं करता, वहां सड़कें नहीं पड़ेगी। तो ये जो गवर्नेंस डेफिसिट जम्मू कश्मीर में रहा, उसने जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर दिया। और वो लोग जो गलत नैरेटिव बेचते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये, उनको आपने बड़ा, उनको पिछली सरकारों ने बहुत उस पे रखा ग्लोरिफिकेशन में कि जनाब इनको मेन स्ट्रीम में लाना है। और जो मेन स्ट्रीम लोग जम्मू कश्मीर में हैं, पीर पंजाल में है, चिनाब वैली में है, जम्मू में है, कश्मीर में भी बहुत से, उनको आप नजरअंदाज करते रहे। तो ये एक मॉडल था यहाँ गवर्नेंस का, और दिल्ली का देखना यहाँ पे कि गलत लोग प्रोजेक्ट होते रहे और जो रियल लोग थे वो नजरअंदाज होते रहे। काज़मी साहब, क्या आप मानते हैं कि न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि एग्रेशन जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में देखने को मिली है वक्तन फ़ौक्तन, वो भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की गई एक चीज़ है जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम ने काफ़ी ताख़ीर में समझा? देखिए, आवाम जो है बाय एंड लार्ज नेशनलिस्टिक है, सेकुलर है। जम्मू कश्मीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैब्रिक है उसको आपसी रवादारी बोलते हैं, मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर बहुत दुनिया में मशहूर है, और वो सच है। आप आइए, आप देखिए, आप तो आते रहते हैं। लेकिन देखिए, मरता क्या ना करता, आवाम को तो गवर्न, जो भी सरकार आएगी नौकरी उसी में करनी है, किसी भी विभाग में है, पॉलिसीज उन्हीं की होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स वही देंगे, सब कुछ वैसा होगा। तो मजबूरियां भी रहती हैं लोगों की, और लोग बेचारे चुपचाप उसी लाइन में लग जाते हैं जिस तरह की दुनिया उस लाइन में चलती है, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ फिटनेस की लड़ाई होती है, रोटी रोजी का मसला होता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको जो बता रहा हूं कि जनाब यहाँ मैं आज भी कहता हूं कि स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जम्मू कश्मीर को। आर्टिकल 370 था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी इसकी चर्चा भी नहीं की है, ना डेमोस्ट्रेट किया, सिवाय फ्यू पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज ने। गवर्नेंस की बात पे लोग बोलते हैं, भैया रियल रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं। J&K बैंक जो हमारा अपना बैंक है, आपने देखा होगा हजारों केस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास, ट्रिब्यूनल्स के पास लगे हुए हैं कि जनाब ये किसी ने 100 करोड़ खा लिया, किसी ने 200 करोड़ खा लिया, ये वहां का ब्लॉक प्रेसिडेंट था, ये फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा था, ये।
तो ये सब चीजें हैं, और कभी भी फ्री फेयर जो रिक्रूटमेंट है वहां भी नहीं हुई है। और आप पिछले 2-3 साल से देखिए, थोड़ा सा नकेल कसी आपने तो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है लाइन पे आना शुरू होगी। तो हर बच्चा, और खासकर पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में तो 99.9% लोग, अहमद अयाज साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि वो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। छोटे से छोटा अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वो सियासी सूझबूझ रखता है और सियासी चर्चा करता रहता है, चाहे वो 30 स्टॉल पे चाय क्यों ना बेच रहा हो। तो ये एक खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, और लोग चर्चा करते हैं, और जो पढ़ने का कल्चर है, जो एजुकेशन का स्तर है, वो अच्छा है बाकी कंपैरेटिवली बाकी स्टेटों से। लेकिन जहां तक गवर्नेंस का ताल्लुक था, यहाँ ये जो ट्रस्ट डेफिसिट बना के रखा हुआ है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में, इसको गैप को ब्रिज करने के लिए सियासी पार्टियों का बहुत बड़ा काम होता है, जो हुकूमत में आते हैं, जो हुक्मरान बनते हैं, जो सेक्रेटरीट में मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए बनते हैं, ये उनका रोल रहता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं Exactly. कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। ये बहुत बड़ी बात की, और इसी चीज के लिए मैं सिंह साहब आपकी तरफ आऊंगा। बहुत बड़ी बात कही है काज़मी साहब ने। देखिए, मैं एक एक बारीकी को इस वजह से आप लोगों से सुन रहा हूं ताकि एक फाइनल टच लोग समझ पाए इन तमाम तर चीज़ों को। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, चाहे वो डीपीएपी हो या फिर जेकेपी हो या फिर जेकेपीसी हो या जेकेयूएम, दुनिया भर की जितनी भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके ऊपर एबीसी का इल्ज़ाम लगा है या नहीं लगा है, फिर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी इन तमाम तर चीज़ों में पीछे रह गई, ख़ास तौर पे न सिर्फ आवाम की सही तरीके से नुमाइंदगी करने में, बल्कि ये जो प्रॉब्लम आई है छोटी छोटी डिफिशिट वाली जो बात चल रही थी, वहाँ पे भी टैकल करने में कमज़ोर रही कांग्रेस, और करना चाहिए उनको आने वाले टाइम पे? देखिए आमिर भाई, मैं जहां तक समझ पाया हूँ, आज की चर्चा जो थी वो इस बात पर आधारित थी कि हमारे इस लोकतांत्रिक सेटअप में, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या ये सही है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एकाएक सामने आ जाती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को आगे कर दिया जाता है, और 50% का जो एक जेन्युइन आंकड़ा है उसको ना छूते हुए भी लोकतंत्र में लोग जीतकर आगे निकल जाते हैं। और क्या जनता की जो नुमाइंदगी है, जिसका जैसे मसलन मैं मोटे शब्दों में कहूं तो आज जो परिस्थितियां अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आउट ऑफ 543 सीट्स जो भी 272 जीतेगा वो 50% वोट लेता है या नहीं लेता, लेकिन वो सत्ता में। एक तो ये बात। दूसरी बात, यहाँ मैं काजमी साहब की बात से बिल्कुल मुतासिर नहीं हूँ। उन्होंने कहा, जेके बैंक का हवाला देते हुए आज उन्होंने कहा कि वो बिलाल राथर का शायद वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि करोड़ों रुपए की लूट हुई। बिल्कुल हुई, लेकिन ये कह देना कि अब परिस्थितियां ठीक हो गई है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कीजिए ना। आज बेरोजगारी की दर में जम्मू कश्मीर कहाँ है? मतलब पूरे देश में औसत जब 6.4% था, जम्मू कश्मीर में यही औसत 10.7% पर खड़ा है। सोशल सेक्टर में आप देख लीजिए, हमारे सुसाइडल रेट जो है वो 2.10 पर लाख पर्सन के ऊपर जा पहुंचा है, जो 2023-24 में 2.40 था। तो मेरे कहने का तात्पर्य कुल ये है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप देख लीजिए, 13.28% से 8.73 पे जा पहुंचा। तो ये अगर हम फैक्ट एंड फिगर्स की बात करेंगे तब भी परिस्थिति समझ आती है। रही बात कांग्रेस की, मैंने पहले भी कहा, आजाद साहब का कार्यकाल एक बेहतरीन कार्यकाल था। हालांकि भूमि आंदोलन की तपिश जो है वो उनकी सरकार तक पहुंची और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि पीडीपी के साथ अलायंस था, फिर हीलिंग टच का मामला आया, मुफ्ती साहब एक तरफ हो गए और सरकार जो है वो बनी नहीं रह पाई। लेकिन जितना कार्यकाल उनका रहा वो बेहतरीन कार्यकाल था, उसे आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन आज के इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में देश की बात करने या जम्मू कश्मीर की बात करने, मैं एक बात से बिल्कुल पूरी तरह से मुतासिर हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे के ताने बाने में गहनता से विचार विमर्श की जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जिसको वहां का आवाम ज्यादा बेहतर माने सत्ता आसीन होने के लिए, वो सत्ता में आए, ना कि वो लोग जो है वो तमाम तरह के जोड़ तोड़ करके। नहीं, यहाँ पे ये बात सही कह रहे हैं आप कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और चली भी है। लेकिन मैं असल में जो चीज़ आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, जो लोग प्रोजेक्ट किए जाते हैं या जो पार्टियां यहाँ पे ABCD के नाम पे रहती हैं, काम करती है, वक्ती तौर पे फिर चली जाती है, टूट जाती है, लीडरान इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो सच्ची, ईमानदार और दुनिया भर की वो तमाम तर चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादे अच्छे ढंग से करती हैं, जो मेन स्ट्रीम की पार्टी जिनके ऊपर दाग धब्बे नहीं हैं, वो क्यों विफल रह जाती हैं, नाकाम रह जाती हैं? इनसे तो उम्मीद है, समझ में आता कि ये ऐसा कर सकते हैं,
लेकिन सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज क्यों धोखा दे देता है? अवाम का जो डेफिसिट है वो क्यों चेंज हो जाता है? आई गॉट इट आमिर भाई। देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। इस देश के फार्मर फाइनेंशियल कमिश्नर ने पब्लिक डोमेन में आकर ये कहा कि उनको मौके के प्रधानमंत्री ने मना किया था कि तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में जो आप पैसा भेजते हैं उसमें कटौती कर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, खास तौर से वहां पर जहां पर गैर भाजपाई या गैर सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो सत्ता में होती हैं, वहां पर दिक्कतें आती हैं। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना को जबरन खत्म किया गया वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बताने के बावजूद भी शिंदे सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, उसे देख लीजिए। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में देखिए, एक तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो अख्तियार एक प्रदेश के पास होते हैं, मसलन काबीना का बड़ा होना, उस तरीके से वित्तीय इमदाद जो है जो मरकज से मिलती है उसका कम हो जाना, नौकरियों में आरक्षण की कमी हो जाना या नौकरियों में औसतन भी कमी हो जाना, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। फिर शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो, उनकी जम्मू कश्मीर में एकाएक बढ़ी हुई मौजूदगी जो है, डोमिसाइल्स के जो आरोप, लाखों डोमिसाइल बांटने के लगते हैं प्रवासी भारतीयों पर, उसके साथ साथ एक जियोग्राफिकल चेंज जो है वो यहाँ पर देखी जाना, ये तमाम बातें हैं जिन पर मुझे लगता है बात होनी चाहिए। और रही बात ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक मकसद के साथ वजूद में आती हैं और जिनके पीछे मरकज में बैठी ताकतें जो हैं वो जिम्मेदार होती हैं, वो सीधा धोखा है अवाम के साथ। लोग समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। मसलन आज आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू खित्ते में अगर मैं बात करूं जहां पर उसका कोई जनाधार नहीं था, विधानसभा चुनाव में लगभग हर जगह अपने नुमाइंदे खड़े किए, तो अल्टीमेटली कांग्रेस का वोट काटा गया। यही हम देखते हैं बाकी प्रदेशों में भी होता है। इसी तरीके से आप पीपल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए, आप अभी इंजीनियर रशीद साहब जो है वो भी एक नए तरीके से सियासी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, एक नई पार्टी के साथ। अगर वो निकट भविष्य में एक बड़े बुलंद अंदाज में लोगों को दिखाई देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इसका नुकसान किसको होता है समझने वाली बात ये है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 33, 34, 35 या 36% वोट लेकर अगर कोई पार्टी सत्ता आसीन हो जाती है, जिसको कि उस देश के 70, 75 या 76% लोग जो है वो नहीं चाहते हैं, तो ये एक गंभीर सवाल है आमिर भाई। और इसी पर सब टिका है, तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की आवाम की परेशानियां तब तक निजात हासिल नहीं कर सकती। और यहाँ एक और बात मैं जोड़ दूं, देखिए ये भी एक विडंबना है। एक नेता एक पार्टी छोड़ता है, उसको वहां पर वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, चौथे दिन वो अपनी पार्टी बना लेता है, फिर वो नए तरीके से जो है वो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप पे एक नए तरीके से पार्टी लेकर उसमें शामिल हो जाता है। फिर 2-4-10 सालों के बाद हम देखते हैं वो पार्टी जो है फिर से किसी में मर्ज हो जाती है। तो ये चीजें हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था नुकसानदेह। ठीक है अहमद यार साहब, क्या इस चीज से हम उबर पाएंगे? क्या इस चीज से हमें निजात मिल पाएगी? और क्या सही सिमत में जाने वाली सियासत इससे मुतासिर नहीं होगी? कुछ ऐसा कोई कदम है, कोई रास्ता है? हम उबर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उबर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी तजुर्बा होने के बाद कहीं एक इंसान को एक दिशा दिखाता है, सही दिखाता है कि भाई आपका कुछ जो तजुर्बा हुआ है वो तजुर्बा लेकर आपको आगे करने की क्या जरूरत है, ये तजुर्बा ही बता सकता है। और तजुर्बा ने हमको ये बता दिया कि यहाँ की जो सियासत है वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है नॉट यहाँ की ओवरऑल पॉलिटिक्स जो है वो लोगों की भलाई के लिए हो, यही सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और इसी का शायद मुद्दा और मकसद भी यही होता है, जिसको इन अदर वर्ड्स हम खदमत खल्क कहेंगे। और खदमत खल्क और वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये दो चीजों के दरमियान मसला है। अगर जब हम ये लेकर चलते हैं कि हमने पॉलिटिक्स वोट्स के लिए करनी है, तो उसमें क्या होता है, आप अपना कार्डर को मजबूत करते हो, कोई भी तरीका इख्तियार करके अहमद की टोपी मोहम्मद के सर
तो अपने आप को एक घेरे में रखते हो, एक प्रोटेक्शन में रखते हो, ताकि कल को मेरा वोट दाएं बाएं ना जाए, मेरा वोट कम से कम ये वोट मेरे को मिले। अगर आप ये जानकर पॉलिटिक्स करते हो कि हमने खिदमत कल करना है, लोगों की खिदमत करनी है, तब सिचुएशन डिफरेंट बन जाती है। और अगर हम ये जज्बा लेकर सामने आ जाते हैं, डेफिनेटली सिचुएशन बदल जाएगी, मामलात बदल जाएंगे और खुशहाल जिंदगी, और कोई भी रियासत या कोई भी खिता बन सकता है खुशहाल, और लोगों की जिंदगियां भी खुशहाल बन सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि लोगों के सब तवक्कात जो भी उनके हों वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत से पता चलता है, आपकी अमल से पता चलता है आप करने क्या जा रहे हो। वो एक रियासत के लोगों पर, एक यूनियन टेरिटरी कही है उनके लोगों पर, एक खित्ते के लोगों पर, एक मुल्क के लोगों पर सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। अभी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी कोई हाल ही में हमारी गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर में, तो लोग अंदाजे से परखते हैं गवर्नमेंट को। अभी उनका सोच क्या है, विचार क्या है, उनका आगे वाला कदम क्या है, उनका जो उनका परखते हैं लोग, उनके चलने का डांग, उनके उठने का डांग, तो उसे परखते हैं उनको, और उसे यही अंदाजा लगता है कि उनमें वो जज्बे खिदमत खलक जो है वो शायद नहीं लोगों को मिल रहा है उसमें, तो उसी वजह से शायद लोग बदन भी होते हैं। अब आप ये कहेंगे फिर इन्हीं लोगों को क्यों चुनते हैं? बिल्कुल, वो एक मजबूरी में किसी ने किसी को, जैसे अभी ये हुकूमत, अगर हम जम्मू कश्मीर के सियासत पर आएंगे, इतने सालों से हुकूमत नहीं थी तो लोगों के एक्सेसिबिलिटी कम रही एडमिनिस्ट्रेशन में। आप लोगों को ये था कि भाई कोई ना कोई आ जाए जिससे हम बात करें, हमारे मसले को आगे ले जाए। अब उसमें यही लगा कि बस बेहतर से बेहतर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये नहीं है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुश है, लेकिन मजबूरी की हालत में किसी को बनाना था। ठीक है, वो तो ये एक मजबूरी की सिचुएशन है, खुशी की सिचुएशन है। बिल्कुल। काज़मी साहब, मैं 1 मिनट में चाहूंगा आपका जवाब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। मैं ये चाहूंगा कोई ऐसा पिन पॉइंट, कोई कीवर्ड ऐसा होता है जिसको अवाम पकड़ सके कि क्या सही है क्या गलत है, और ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई किया जा सके। हमें सब आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि क्या कोई ऐसा पिन पॉइंट, कोई कीवर्ड ऐसा होता है जो इन तमाम तर चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अवाम की मदद करे? देखिए सर, सबसे बड़ा चीज जो होती है वो वक्त होता है, टाइम होता है, और मरकज की सरकारों की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। जैसे कि पिछले कुछ देर पहले देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका था, किस तरह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कंडक्ट करनी है, लोगों के घरों तक जाके वो पॉलिसीज, ये जो सड़कों का जाल, ये जो फ्लाईओवर्स का जाल, ये सब चीजें मोटिवेट की हैं पाकिस्तान को करारा जवाब, ऑपरेशन ऑल आउट। भाई दुश्मन मुल्क है तो वो सरकार देखेगी ना, लोग सिक्योरिटी नहीं देख सकते, ये तो गवर्नमेंट का काम है। जब थोड़ा सा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है, लोगों के फेवरेबल बातें करती है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच से गवर्नेंस की बात करती है, तो लोगों का मनोबल बढ़ता है और लोगों का चॉइस भी बढ़ती है, लोगों का सोचने का अंदाज भी बदलता है, जो बदल रहा है जम्मू कश्मीर में। ये जो बदलता हुआ जम्मू कश्मीर आपने देखा पहलगाम के अटैक के बाद, ये पहली बार हुआ है। अहमद अयाज साहब जानते हैं, कहते हैं 2 था शायद 60 में वैसा हुआ था, और ये दूसरी बार हुआ है कि लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पे आए हैं, और अपने ये जो हमारे लोग शहीद हुए उनके लिए दुआएं, उनके लिए प्रार्थनाएं और उनके लिए सड़कों पे डेमोस्ट्रेट करते रहे कि ये इनह्यूमन एक्ट है, इंसानियत के खिलाफ है। इसका फायदा सरकारों को लेना चाहिए, खासकर मरकज को लेना चाहिए कि ये जो एक सिचुएशन है अमन की, मोहब्बत की, ये प्रिवेल करने में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहें, और जो भी यहाँ चुनी सरकार आएगी उसका भी इंडिवर बनता है कि मरकज के साथ अमन को बहाल करने के लिए, बच्चों को मुस्तकबिल आगे अच्छा देने के लिए उनका फर्ज बनता है, और उस पर काम करना सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों को जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो तमाम तर चीज़ें मैं समझ पाया वो ये कि कोई ज़रूरी नहीं कि धोखा खाएं और फिर उसके बाद ही सीखें, बल्कि धोखे पे पानी डाल के भी सीखा जा सकता है। और जम्मू कश्मीर के आवाम ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि वो इन चीज़ों को समझ सकती है, और जो सच्चाई के साथ शुरू से उनके साथ खड़ी रही है, या जो लोग वाकई सच्चाई के साथ खड़े होना चाहते हैं, इन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके
उनको आगे बढ़ा सकते हैं और ख़ुद अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए, तमाम तर खुल करके तमाम तर बातों को सच्चाई के साथ पिरोने के लिए और आवाम को